तो आज हम क्या पढ़ेंगे माइटोसिस के बारे में। उससे पहले थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं, पिछले टर्न पर अपन ने क्या पढ़ा था। तो देखो, इस अपन ने पढ़ा था, ये है सेल साइकिल। भाई ये साइकिल है पूरी की पूरी, जो सेल करता है डिवीजन के लिए इसका इस्तेमाल करता है, ताकि वो डिवाइड हो सके, ताकि वो क्या हो सके, डिवाइड हो सके, एक का दो हो सके, एक का दो। ठीक है, तो उसके लिए उसके लिए सेल साइकिल में दो होते हैं, एक इंटरफेस और एक एम फेज। इंटरफेस जो आपको दिख रहा है, ये पूरा का पूरा इंटरफेस ही है। और अगर मैं बात करूं एम फेज की, तो ये है आप छोटा सा एम फेज। एम फेज सिर्फ 5% होता है पूरी सेल साइकिल का, जबकि इंटरफेस जो होता है पूरा का पूरा, ये जो ब्राउन हिस्सा दिख रहा है आपको, पूरा का पूरा ये इंटरफेस ही है, जो कि 95% है। और सिर्फ 5% ही आपको क्या मिलेगा, ये एम फेज आपको देखने को मिलेगा। ये बात ध्यान में रखना, ठीक है। इसमें अपन ने, फिर हम इंटरफेस पर पढ़े थे अपन ने। इंटरफेस की मैंने आपको स्टेजेस बताई थी, G1, S और G2 फेज, है ना। तो सबसे पहले जो है जो भी सेल होता है G1 में जाता है, फिर S फेज में जाता है, फिर G2 में जाता है। ये इंटरफेस कंप्लीट होने के बाद फिर सेल M फेज में चला जाता है। आई बात समझ में। तो पूरा का पूरा कैसे फेजेस पे जाता है, पहले G1, याद रखना इन फेजेस को, G1, और उसके बाद G1 के बाद फिर S, और S के बाद G2, और फिर G2 के बाद एम फेज में चला जाता है। ये पूरी की पूरी ये जो स्टेजेस थी, इन्हीं को अपन इंटरफेस भी कहते हैं। क्या कहते हैं, इंटरफेस भी कहते हैं। ये बात ध्यान में रखना। तो इंटरफेस से फिर क्या आएगा, एम फेज आएगा। ये बात ध्यान में रखना। तो पहले इंटरफेस आएगा, फिर एम फेज आएगा। इंटरफेस की तीनों स्टेज आ गई। लेकिन कई बार क्या होता है, लेकिन कई बार क्या होता है कि जाना तो G1 फिर S फिर G2 चाहिए था, लेकिन कई बार क्या होता है कि जीवन से ही जो है बंदा G0 में चला जाता है। एस जाने की बजाय कई बार रास्ते दो तीन हो जाते हैं, है ना। तो जो है कई बार जो है ये G1 से बंदा G0 फेज में चला जाता है, और उसकी इच्छा हुई तो वापस G1 पे आता है, और नहीं तो फिर वापस जो है आता ही नहीं है वापस। तो इसका मतलब, कहने का मकसद बस ये, जाना चाहिए था उसको कैसे, सबसे पहले G1 फेज में, फिर S फेज में, फिर G2 फेज में, फिर M फेज में। लेकिन कई बार क्या हो रहा है, G1 से कहाँ गया, G0 फेज में, इस फेज में आ गया, G1 से G0 फेज में आ गया। ठीक है, तो ये जो G1 में क्या होता है, कई बार G1 में होने के बाद आगे बढ़ेगा ये, लेकिन G0 में जाने के बाद इसको, जो G1 है ये, है ना, या ये जो G0 जाने के बाद ये डिवाइड नहीं करेगा। क्या नहीं करेगा, सेल डिवाइड नहीं करेगा। ठीक है, तो कई ऐसे सेल होते हैं जो, ठीक है, जो टेम्पररी या फिर परमानेंट चले जाते हैं, किसमें, G0 फेज में। G0 फेज का दूसरा नाम होता है क्यूसेंट फेज। क्या नाम होता है, क्यूसेंट फेज भी कहा जाता है इसको। तो ये बात ध्यान में रखना, ठीक है, ठीक है। तो ये इसको क्यूसेंट स्टेज भी कहा जाता है, किसको, G0 स्टेज को, है ना। तो आप ये देख ही पा रहे होगे, इस तरीके से जाना होता है। G1 के बाद S फेज, S फेज के बाद G1 के बाद S फेज, और S फेज के बाद G2 फेज, और उसके बाद फिर M फेज। साफ साफ आपको समझ में आ रहा होगा, ये साइकिल समझ में आ रही होगी सेल की, है ना। G1 के बाद S के बाद G2 के बाद, ठीक है, G1। अब कई बार क्या होता है, ये जीवन में ही, है ना, जीवन में जाने के बाद ही, ठीक है, जीवन में जाने के बाद ही सेल क्या करता है, इस बात को समझना। ये जीवन में जा रहा था, लेकिन अचानक से इसको इच्छा नहीं हुई डिवाइड करने की। जब ये सारी स्टेजेस से गुजर जाएगा ना, तो ये डिवाइड कर जाएगा। क्या कर जाएगा, ये डिवाइड कर जाएगा। लेकिन अचानक से इसकी इच्छा नहीं हो रही डिवाइड करने की। जैसे न्यूरॉन्स होते हैं, ब्रेन सेल जो होते हैं ना, वो, अब ये दो तरीके की इच्छा होती है, समझना, ठीक है। जैसे न्यूरॉन्स जो होते हैं, उनकी परमानेंटली इच्छा हो जाती है कि मैं डिवाइड नहीं कर रहा। जो न्यूरॉन्स जो बनते हैं ना, ठीक है, वो कहते हैं मैं डिवाइड नहीं कर रहा। आ रही बात समझ में, ठीक है। तो ये डायरेक्टली G0 फेज में चले जाते हैं परमानेंटली। डायरेक्ट परमानेंटली किस स्टेज में चले जाते हैं, G0 में। इसकी ये बुलबुल है, यहीं पे भटक के रह जाएगी, आएंगे ही नहीं, वापस आएंगे ही नहीं, तो डिवाइड ही नहीं करेंगे। कौन चले जाता है परमानेंटली, न्यूरॉन्स। कौन चले जाते हैं, न्यूरॉन्स चले जाते हैं। वो डिवाइड ही नहीं करते, वो डिवाइड ही नहीं करते, ये बात ध्यान में रखना। परमानेंटली चले जाएंगे, परमानेंटली।
परमानेंटली चले जाएंगे ये, ठीक है, G0 फेज में, ठीक है, वो डिवाइड नहीं करेंगे। लेकिन कुछ जो ज्यादातर सेल्स होते हैं वो क्या करते हैं, कई ऐसे सेल्स होते हैं, जैसे कई ऐसे होते हैं, जैसे लिवर सेल होते हैं या कई ऐसे सेल होते हैं, वो क्या करते हैं G0 में जाएंगे भले थोड़े टाइम के लिए, वापस से आ जाएंगे जीवन में, वापस से कहाँ आ जाएंगे, जीवन में आ जाएंगे, और फिर उसके बाद पूरा का पूरा डिवीजन चालू कर देंगे, क्या कर देंगे, दोबारा से पूरा का पूरी साइकिल चालू कर देंगे। तो एक हो गया टेम्परेरी चले जाना और एक होता है परमानेंट चले जाना। आ रही बात समझ में? तो आप कुछ इससे एग्जाम्पल के थ्रू समझिएगा। जैसे एक इंसान है, ठीक है, अभी उसकी जो है, ये उसके मान के चलिए ये एम फेज में डिवीजन होता है, एक्चुअल में डिवीजन दिखता है, जो किस में दिखता है, एम फेज में दिखता है ना। ये दो, एक एम फेज में एक इंसान के दो बच्चे हो गए, कितने बच्चे हो गए, एम फेज में एक इंसान के दो बच्चे हो गए, ठीक है। अब इसमें से इन सब 43 स्टेजेस से जाना पड़ेगा डिवीजन करने के लिए। तो ये मान के चलो, ये जो थे, ये भाई साहब जो थे, ये भाई साहब ने ये वाली भाई साहब ने पूरी की पूरी साइकिल चलाई, और जो है ये खुद फिर दो में डिवाइड हो गए, एम फेज में आकर के ये खुद दो में डिवाइड हो गए। आई बात समझ में? क्लियर हुआ? एक के दो बच्चे हुए, उसमें से एक बच्चे ने पूरी दोबारा साइकिल चलाई, पूरी दोबारा साइकिल चलाई, और फिर एम फेज में आने के बाद फिर दो में टूट गया। एक तो था ये बच्चा, जो कि जो है मोह माया, रिप्रोडक्शन की मोह माया में फंस गया ये, और जो है बच्चे कर बैठा, ठीक है। लेकिन एक सुपुत्र, एक जो इनका सुपुत्र था, इनका इन्हीं भाई साहब का, ठीक है, एक जो सुपुत्र था वो क्या करता है, थोड़ा आप इसको अब देखेंगे, वो कैसी साइकिल चलाता है। ये जो सुपुत्र था, ये जो है इसको जो है, इसका शादी होना तय हुआ, इसका शादी होना तय हुआ, और शादी होना तय होने के जैसे ही इसको पता पड़ा, ये सीधा जो है मंदिर की ओर निकल लिया, साधु संत बन गया, ये डायरेक्ट मंदिर की ओर, ये मंदिर की ओर निकल लिया। इसको शादी, ये जीवन फेज में आ चुका है, शादी कर रहा था, मतलब जीवन फेज में आ चुका है। फिर अचानक से ये जो है मंडप से भाग गया, और ये मंदिर की ओर चला गया। किसकी ओर चला गया? मंदिर की ओर वो बंदा जो है चला गया, मोह माया से दूर। क्या रखा है इस मोह माया में? तो मंदिर में चला गया। अब या तो उसके बाद दो ऑप्शन है, या तो मंदिर से वापस फिर से शादी में आ जाए, या तो जो है मंदिर में ही रहे हमेशा के लिए, संत बन जाए, जय बोले। आर्या समय में तो उसके बाद दो दो फेज है। तो मंदिर जाना यानी G1 G0 G0 फेज में चले जाना, मंदिर जाना यानी G0 फेज में चले जाना। अब मंदिर या तो वो परमानेंट वहीं रहेगा, या तो फिर वो ग्रह गृहस्थी में वापस आएगा, और फिर आएगा तो फिर उसके बाद एम फेज में आकर के फिर बच्चे भी दे देगा। आर्या समय में आएगा तो बच्चे भी देने ही पड़ेंगे, क्यों? नहीं तो उसके मम्मी पापा कहेंगे क्या यार, हमें अच्छा लगता है, हमारे जो है नाती पोता पोती है जो है अच्छा रहेगा, है ना। तो जो है इसलिए जो है इसके पास दो ऑप्शन है। तो न्यूरॉन्स जो थे वो मंदिर की ओर गए थे, न्यूरॉन्स भी जो थे मंदिर की ओर गए, और ब्रेन है जो वो मनाही कर देते हैं, हम डिवाइड करेंगे ही नहीं। तो न्यूरॉन्स जो होते हैं हमेशा के लिए मंदिर में चले जाते हैं, यानी हमेशा के लिए G0 फेज में चले जाते हैं मंदिर में, हमेशा के लिए, ठीक है। तो ये न्यूरॉन्स परमानेंटली चले जाते हैं G0 फेज में, है ना। लेकिन जो लिवर सेल होते हैं, जो बाकी सेल्स होते हैं, ये थोड़े टाइम के लिए G0 फेज में जाते हैं, महीना एक महीना मंदिर में करेगा क्या, आप घर की याद तो आनी है, तो ये रिवर्स टर्न ले लेते हैं मंदिर से डायरेक्ट फिर से घर की ओर। और जो घर में आए हो तो शादी करो, फिर बच्चे पैदा, एम फेज में आओ बच्चे पैदा करो। आ रही बात समझ में? तो ये है क्यूसेंट स्टेज, ये है मंदिर, समझ में आई? ये है मंदिर, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना। अब अगर मैं बात करूं, जैसे कुछ सेल, ठीक है, कुछ सेल जो दो, सुनना ढंग से, कुछ सेल ऐसे होते हैं जो डिवाइड करते हैं, कौन से, ठीक है, मतलब जो कुछ सेल ऐसे होते हैं जो मंदिर में ही रह जाते हैं, कौन कौन से बताना जरा, जो डिवाइड ही नहीं करते, जो डिवाइड ही नहीं करते वो कौन से होते हैं, डू नॉट शो डिवीजन, हर्ट सेल, हर्ट का सेल, एक तो वो डिवाइड नहीं करता, हर्ट का सेल डिवाइड ही नहीं करता, और दूसरा न्यूरॉन्स, दूसरा वो भी जो है मंदिर की और परमानेंटली सन्यासी बन जाता है। पैदा हुआ भाई, पैदा तो होना पड़ेगा ना हर्ट सेल को, एक बार तो पैदा होना पड़ेगा ना, इंसान पैदा होगा, अब उसकी इच्छा है बच्चे पैदा करे या नहीं पड़े, फोर्स थोड़ी कर सकते हैं अपन उसको कि आए हो तो पैदा करना ही पड़ेगा,
आ रही है समझ में? ठीक है, यहाँ पर तो इंडिया में तो सुनो, यहाँ पर तो फिर भी जो है वो है शादी करवा देते हैं, तो शादी करवा देते तो बच्चे हो भी जाते हैं। जापान वापान में कहते हैं चक्कर में पड़ना ही नहीं है, शादी वादी जो है वहां पर शादियां भी बहुत कम होती है, चक्कर में पड़ना नहीं है, जो भी इंजॉय करना है आप करो, शादी मत करो, बच्चे पैदा मत करो, जो करना है करो, साथ में रहना है रहो, लेकिन शादी करना है तुम्हारी इच्छा है, करो, तो नहीं करना है तो मत करो। शादी नहीं हुई, बच्चा नहीं हुआ, बच्चा नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, वहां की जो पॉपुलेशन है घटती जा रही है, ठीक है, वहां पे घटती जा रही है जापान की, ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखना भाई, ठीक है। चलो अब उधर देखो, सुनो, मैनी अदर सेल्स डिवाइड ओनली ओकेशनली, ठीक है, टू रिप्लेस, देखो कुछ सेल ऐसे होते हैं, कुछ सेल ऐसे होते हैं जो है ओकेशनली काम करते हैं, मतलब भाई ओकेशनली डिवाइड करते हैं, वैसे वो डिवाइड नहीं करते हमारी तरह है, वो भी ओकेशन होगा शादी तो डिवाइड करेंगे, और नहीं तो नहीं करेंगे, समझ लो बात को, ओकेशन पे ही डिवाइड करते हैं, जैसे समझ के चलो ये आपकी उंगलियों में क्या हो गया, लग गई चोट, तो ये एक ओकेशन है, ये सेल के लिए एक मौका है डिवाइड करने का, वापस से भरपाई करने का, वापस से भरपाई करने का, तो ये चोट लग गई, ये रियल लग रही है ना बिल्कुल, है ना, तो ये चोट लग गई यहाँ पर, तो ये धीरे धीरे यहाँ के सेल्स डिवाइड करेंगे, यहाँ के सेल्स क्या करेंगे, एक का दो, 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 समझ रहे हो बात को, ऐसे डिवाइड करते जाएंगे बहुत सारे सेल्स, और फिर चोट को पूरा का पूरा भर देंगे, तो ये ओकेशनली डिवाइड करते हैं। पर ऐसा होता है क्या कि सब ठीक है अपने आप से ऐसे बड़ा सा बना के बैठ गए, ऐसा होता है क्या कभी? वो तो बीमारी होती है, तब होता है कैंसर, जैसे हम क्या कहते हैं, कैंसर, समझ में आई? तब वो क्या करते हैं, घबरा जाते हैं, पागल हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं वो, पागल हो जाते हैं, वो डिवाइड करने लग जाते हैं, और ऐसे घोसला का घोसला बना देते हैं ऐसे ऊपर, समझ में आई? जैसे माउथ में भी कैंसर हो जाता है ना, देखा होगा, लेकिन ज्यादातर ये सेल पागल नहीं होते, तो ये ओकेशन पर ही ये पागल होते, है ना, तो ये बात ध्यान में रखना, ठीक है। चलो, और ये तो कभी भी डिवाइड नहीं करते, हार्ट और दिल, दिल और दिमाग का सेल कभी डिवाइड नहीं करता, इसलिए कभी भी किसी के दिल पे और दिमाग पे चोट मत दिया कर, ठीक है भाई। चलो अब सुनो भाई, क्योंकि उसका सेल डिवाइड नहीं करता, ठीक है। चलो मंदिर भी हो जाए, मस्जिद भी हो जाए, अब जो है आ जाते हैं अपने मेन टॉपिक पर, माइटोसिस, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आ गई, ये पूरी की पूरी सेल साइकिल समझ में आ गई, जीवन में आओ, ठीक है, जीवन में आओ, और इच्छा हो तो मंदिर में चले जाओ, ठीक है, वापस वापसी आना चाहो तो वापस आकर के फिर एस में आओ, फिर G2 में आओ, फिर एम में आ गए, एक बार एम में आ गए ना तो डिवाइड एंड डिवीजन करना तो पक्का ही पक्का है, या जीवन में भी आ गए ना तो डिवीजन तो होगा ही होगा, तुम्हें अगर रेस्ट लेना है तो जो है मंदिर मंदिर में चले जाओ, ठीक है। चलो अब बात करते हैं एक सब एम फेज की, किसकी बात करते हैं, एम फेज की बात करते हैं। एम फेज जो होती है अपन जो है इंटरफेज अपन ने खत्म कर ली थी, इंटरफेस अपन ने पिछले टर्न पर खत्म कर ली थी, अपन ने G1 भी पढ़ लिया था, एस भी पढ़ लिया था, G2 भी पढ़ लिया था, ठीक है, ये तीनों के तीनों इंटरफेस में ही आते हैं, G1 एस, G2 और G0, ठीक है। G0 का दूसरा नाम क्यूसेंट फेज, ठीक है। ये चारों की चारों फेज पढ़ने के बाद अब हम एम फेज की ओर बढ़ लेते हैं। एम फेज की अगर मैं बात करूं तो एम फेज में दो इवेंट होते हैं, एम फेज में दो इवेंट होते हैं, कौन कौन से, एम फेज जो होता है, ठीक है। अब देखो एक बात और सुनना ढंग से, एक बात और सुनना, जैसे एक सेल था, सेल, एक सेल साइकिल करेगा, क्या करेगा, सेल साइकिल करेगा, सेल साइकिल में इसकी दो फेज से गुजरना पड़ेगा इसको, ठीक है। सेल साइकिल उसके लिए कितनी की होगी, सेल साइकिल कह लो या सेल डिवीजन कह लो, ठीक है ना, एक ही बात है। तो कितने घंटे का होता है सेल डिवीजन या सेल साइकिल, एक अपनी ह्यूमन सेल के लिए, किसके लिए, ह्यूमन सेल के लिए, ह्यूमन सेल के लिए सेल साइकिल या सेल डिवीजन 24 आवर्स चलेगा, 24 घंटे में एक सेल एक का दो हो जाएगा, एक का दो हो जाएगा, कितने घंटे लगेगा, 24 घंटे। देखो चलो ठीक है, तो ये जो ह्यूमन सेल है ये 24 आवर्स में क्या कर जाता है, डिवाइड कर जाता है, ठीक है। अगर ह्यूमन सेल 24 घंटे में डिवाइड करता है तो अपन जानते हैं ये सेल साइकिल कितने घंटे की होगी, इसकी 24 घंटे की, सेल साइकिल कितने घंटे की होगी, 24 घंटे की, उसमें से अब इसको सुनो,
उसके पास सेल साइकिल में सेल साइकिल में कितने होते हैं? एक होता है इंटरफेस और एक क्या होता है? एम फेज। एक इंटरफेस होता है और एक होता है एम फेज। और इंटरफेस जो होता है, ठीक है, उसके कितने स्टेजेस होते हैं? जी, G1, G0, S, G2, ठीक है। ठीक है, एम फेज में तो ये एम इधर आई गया, ठीक है। अब समझना, इंटरफेस जो होगा 24 घंटे की पूरी सेल साइकिल है, तो इंटरफेस को कितना पार्ट मिलेगा? 24 घंटे की अगर सेल साइकिल है तो इंटरफेस को कितना पार्ट मिलेगा? कितना मिनट मिलेगा? 23 घंटे। कितना घंटे मिलेगा इसको? 23 घंटे इंटरफेस लेगा, जबकि एम फेज कितना लेगा? सिर्फ और सिर्फ 1 घंटा। आई बात समझ में? क्लियर है? एम फेज जो होगा सिर्फ 1 घंटा लेगा, ठीक है। इंटरफेस यानी तैयारी वाली फेज, इंटरफेस यानी तैयारी वाली फेज, तो तैयारी होने में 23 घंटे लग जाएंगे, ठीक है। और 1 घंटे में शादी हो जाएगी, डिवीजन हो जाएगा मतलब, ठीक है। 1 घंटे में डिवीजन हो जाएगा, 1 घंटे में डिवीजन हो जाएगा। तो ये बात ध्यान रखना, तैयारी में टाइम लग जाता है 23 घंटे, ठीक है। तो 23 घंटे तैयारी करेगा, फिर 1 घंटे में वो डिवाइड कर जाएगा, ठीक है। आ रही बात समझ में? चलो अब अपन एम फेज पढ़ेंगे। आपका एम फेज जो होती है, देखो जैसे कि अपन ने एम फेज जो होती है, ठीक है, जैसे अपन ने इंटरफेस 4 टाइप की पढ़ी, G1, G0, S, G2, ऐसे एम फेज भी जो होती है कितने टाइप की होती है? 4 टाइप की। कितने टाइप की? याद रखना, PMAT, पेमेंट। पेमेंट क्या भैया? ये पेमेंट, ठीक है, PMAT। आ रही बात समझ में? पेमेंट, PMAT, पीमेट, याद रखना भाई, पीमेट, ठीक है। तो 4 फेज अपन ने ये चारों फेज पढ़ ली थी इंटरफेस की पिछले टर्न पर। अब अपन ये फेजेस पढ़ेंगे, किसकी? एम फेज की फेजेस पढ़ेंगे, ठीक है। ठीक है, अगर मैं रियलिटी बताऊं तो रियलिटी देखेंगे ना, तो एम फेज एक्चुअल में, जैसे ये दो, एम फेज एक्चुअल में 2 फेज में डिवाइड होती है, एक कैरियोकाइनेसिस और एक साइटोकाइनेसिस, एक्चुअल में देखे तो। और कैरियोकाइनेसिस जो होती है, ठीक है, ये मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, ठीक है। मैं अब एम फेज बता रहा हूँ, एम फेज का डिवीजन पढ़ रहे हैं अपन, डिवीजन ऑफ एम फेजेस। इसका डिवीजन ऑफ एम फेजेस। एम फेज जो होती है कितने में डिवाइड होती है? 2 फेज में। कौन कौन से? साइटोकाइनेसिस एंड कैरियोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस एंड बेटा कैरियोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस, ठीक है। साइटोकाइनेसिस का मतलब क्या होता है? साइटो मतलब इसमें जो साइटोप्लाज्म डिवाइड करेगा, इसमें क्या डिवाइड करेगा? साइटोप्लाज्म डिवाइड करेगा यहाँ पर, जबकि यहाँ पर क्या डिवाइड करेगा? काइनेसिस मतलब डिवीजन, काइनेसिस मतलब डिवीजन। तो यहाँ पर सेल साइटोप्लाज्म यानी लिक्विड होता है, साइटोप्लाज्म सेल का लिक्विड डिवाइड करेगा यहाँ पर। और कैरियोकाइनेसिस में क्या डिवाइड करेगा? न्यूक्लियस डिवाइड करेगा। कैरियो यानी होता है न्यूक्लियस, है ना। और काइनेसिस मतलब होता है काइनेसिस, काइनेसिस का मतलब क्या होता है? डिवीजन। तो यहाँ पर न्यूक्लियस डिवाइड करेगा। आई बात समझ में? तो क्लियर सी बात है, ये एक सेल है, ये इसका न्यूक्लियस है, और ये इसका साइटोप्लाज्म है। ये क्या बेटा? ये वाला साइटोप्लाज्म है। ये क्या है? ये साइटोप्लाज्म। और ये है इसका न्यूक्लियस। ये क्या बेटा? ये ग्रीन कलर का न्यूक्लियस है। ये क्या है? ये न्यूक्लियस। ये बात ध्यान में रखना, ये क्या है? साइटोप्लाज्म, और ये क्या है? न्यूक्लियस है ये, ठीक है। ये लिक्विड होता है साइटोप्लाज्म जिसे कहते हैं, और ये न्यूक्लियस है। तो 2 ही चीजें तो डिवाइड करेंगी। एक तो क्या होगा? सेल में एक तो न्यूक्लियस डिवाइड करेगा। क्या होगा? एक तो सेल में क्या डिवाइड करेगा? एक तो न्यूक्लियस डिवाइड कर जाएगा। पहले कितने न्यूक्लियस थे देखो? एक। अब कितने हो जाएंगे? एम फेज होने के बाद कितने हो जाएंगे न्यूक्लियस? 2 हो जाएंगे। और दूसरा क्या डिवाइड करेगा? साइटोप्लाज्म, है ना। तो ये जो है ये यहाँ पर एक न्यूक्लियस ऊपर आ जाएगा, एक न्यूक्लियस नीचे आ जाएगा, और यहाँ पर साइटोप्लाज्म भी डिवाइड कर जाएगा। क्या डिवाइड कर जाएगा? साइटोप्लाज्म। यहाँ पर पहले पूरे में था साइटोप्लाज्म, अब आधा ऊपर पहुंच जाएगा साइटोप्लाज्म, और आधा नीचे वाले सेल में पहुंच जाएगा साइटोप्लाज्म। आई बात समझ में? तो एक एक करके अपन दोनों को पढ़ेंगे, साइटोकाइनेसिस और कैरियोकाइनेसिस को पढ़ेंगे, ठीक है। ये बात ध्यान में रखना, ठीक है भाई। चलो अब सबसे पहले अपन क्या पढ़ेंगे? साइटोकाइनेसिस पढ़ते हैं। सबसे पहले अपन क्या पढ़ेंगे? ठीक है, साइटोकाइनेसिस या कैरियोकाइनेसिस। पहले कैरियो ही पढ़ लेते हैं, यही इंपॉर्टेंट है अभी तो, है ना।
कैरियोकाइनेसिस पढ़ लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान से पढ़ना क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट है ये, है ना। इसका नाम है कैरियोकाइनेसिस, ठीक है। कैरियोकाइनेसिस की अगर मैं बात करूं, ठीक है, देखो दो तरीके के सेल होते हैं, ठीक है, ठीक है। अब अपन जो है एम फेज में आ जाते हैं, माइटोसिस में आ जाते हैं, ठीक है, ठीक है। न्यूक्लियर डिवीजन कैरियोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, ठीक है। अब सुनो, माइटोकाइन ये आपका क्या हो गया, एम फेज या फिर माइटोसिस, ठीक है। माइटोसिस भी कहेंगे इसको, क्या कहेंगे, माइटोसिस, ठीक है। अगर अब मैं आपको बताऊं तो आपको ये जानकर थोड़ा आश्चर्य होगा कि अपने दो तरीके के सेल होते हैं बॉडी में। बॉडी सेल कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के होते हैं। एक होता है आपका सोमैटिक सेल्स, एक कैसे होते हैं, सोमैटिक सेल्स, और एक कैसे होते हैं, एक कैसे होते हैं, एक होते हैं सोमैटिक और दूसरे होते हैं आपके जर्मिनल सेल्स। कौन से होते हैं, जर्मिनल सेल्स, ठीक है, बॉडी के अंदर। सोमैटिक सेल्स मतलब होते हैं बॉडी सेल्स, सोमैटिक सेल्स मतलब क्या होते हैं, बॉडी सेल्स। ये बॉडी सेल्स होते हैं बकायदा, हाथ पैर के सेल, है ना, हाथ पैर के सेल, लिख भी सकता हूँ यहाँ पर हाथ पैर के सेल, है ना। लेकिन एक चीज बिल्कुल ही अलग है, इतनी काबिलियत होती है कि नया बच्चा पैदा कर सके, उसे कहते हैं जर्मिनल सेल्स। जर्मिनल सेल्स मतलब गैमीट्स, जी फॉर जर्मिनल सेल्स, जी फॉर गैमीट्स। अगर आप ढंग से देखोगे तो दो अलग अलग प्रकार के सेल हैं, तो दो अलग अलग प्रकार के डिवीजन भी होने चाहिए। तो सोमैटिक सेल्स में जो डिवीजन होता है उसको क्या कहते हैं, अपन कहते हैं माइटोसिस। क्या कहते हैं बेटा, माइटोसिस। और जो जर्मिनल सेल में जो डिवीजन होता है, ठीक है, इसको क्या कहेंगे अपन, मियोसिस। ये बात ध्यान में रखना, ठीक है। तो दो अलग अलग प्रकार के डिवीजन होते हैं, एक होता है माइटोसिस और एक क्या होता है, मियोसिस, ठीक है। अगर मैं आपको ढंग से और बता दूं माइटोसिस मियोसिस के बारे में, तो आप इसको ऊपर ऊपर से फिगर आउट कर रहा हूं मैं। माइटोसिस का मतलब ये होता है कि अगर कोई एक सेल है, क्या है ये, सेल है, ये दो में डिवाइड हो जाए, कितने में डिवाइड हो जाए, दो में डिवाइड हो जाए। अगर इसके अंदर 46 क्रोमोसोम है इसके अंदर, तो इसके अंदर भी कितने रहेंगे, 46 क्रोमोसोम ही अंदर रहेंगे। क्रोमोसोम तो आप जानते ही है ना, ठीक है, मतलब डीएनए मटेरियल सेम रहेगा, ठीक है। इसे कहेंगे, ये भी कितना होगा, 46 क्रोमोसोम ही होगा। इसे कहेंगे माइटोसिस हो जाना। क्या हो जाना, माइटोसिस यानी कॉपी, माइटोसिस यानी, तो देखो ये कार्बन कॉपी हुई है, क्या हुई है, कार्बन कॉपी। ये क्या हुआ है, जस्ट जेरोक्स हुआ है, क्या हुआ है, जेरोक्स हुआ है या कॉपी हुई, ठीक है। जेरोक्स मैं आपको बता दूं, जेरोक्स जो है एक कंपनी का नाम है। जेरोक्स का मतलब जेरोक्स नहीं होता, जेरोक्स एक कंपनी का नाम है। जेरोक्स कंपनी में या जेरोक्स की जो प्रिंटर आते हैं वो कॉपी करते हैं, क्या करते हैं, कॉपी। इतना ज्यादा फेमस हो गया जेरोक्स की, नाम ही अब अपन को जेरोक्स कह देते हैं ना। तो ये बात ध्यान रखना, कॉपी याद रखना, वर्ड क्या याद रखोगे, कॉपी। ये इस सेल की क्या हो गई है, दो कॉपी बन गई। कितनी कॉपी बन गई है, दो कॉपी बन गई है। लेकिन मियोसिस बिल्कुल कॉपी नहीं होता, मियोसिस कॉपी नहीं है। मियोसिस कॉपी, अगर कॉपी नहीं है तो क्या है, इसमें क्या होता है, एक सेल होता है, अगर उसके अंदर 46 क्रोमोसोम है तो उसके जो बच्चे होंगे उसमें आधे आधे सेल्स होंगे। कितने सेल्स होंगे, आधे आधे सेल्स होंगे, कितने, 23 और इधर 23। ये हो जाएगी मियोसिस। क्या हो जाएगी बेटा, ये मियोसिस हो जाएगी, ये बात ध्यान में रखना। तो आधे हो जाए, यहाँ पर सेल्स क्या हो जाते हैं, यहाँ पर आधे हो जाते हैं, क्या, आधे क्रोमोसोम हो जाते हैं, आधे क्रोमोसोम हो जाते हैं। जबकि यहाँ पर क्या रहते हैं, आधे हो जाते हैं क्रोमोसोम, इसलिए वर्ड पढ़ा, इसलिए इसे कहते हैं रिडक्शनल डिवीजन। इसलिए इसलिए इसे क्या कहा जाता है, रिडक्शनल डिवीजन कहा जाता है, रिडक्शनल डिवीजन। ये बात ध्यान में रखना, क्योंकि आधे हो जाते हैं क्रोमोसोम, क्यों 46 के कितने हो जाते हैं, आधे, 23 और 23, तो रिड्यूस हो गए कि नहीं हुए, इसलिए इसका नाम रिडक्शनल डिवीजन कहते हैं। लेकिन यहाँ पर सेम रहे, क्या रहे, यहाँ पर क्रोमोसोम सेम रहे, इधर भी क्रोमोसोम 46 हुआ और इधर भी क्रोमोसोम, ठीक है। जैसे एक सेल है, ये क्या है, एक सेल है, और ये क्या है, न्यूक्लियस है, क्या है ये, और न्यूक्लियस के अंदर क्या पाए जाते हैं, क्रोमोसोम्स। क्या पाए जाते हैं, क्रोमोसोम। तो यहाँ पर कितने क्रोमोसोम्स है टोटल, 46, ठीक है। तो सेल के न्यूक्लियस के अंदर क्या पाए जाते हैं, क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। ये बात ध्यान में रखना। ये येलो वाला क्या है, वाला न्यूक्लियस है, ये बात ध्यान में रखना। और ये ग्रीन कलर के क्या है, ये
क्रोमोसोम्स हैं, ये बात ध्यान में रखना। इधर कितने क्रोमोसोम है? 46 क्रोमोसोम है, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्योंकि सेम है पेरेंट्स के और डॉटर के, ठीक है, ये कहलाया जाता है पेरेंट सेल। ये क्या कहलाया जाता है? पेरेंट सेल कहलाया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये पेरेंट सेल, ये है पेरेंट सेल। और ये क्या है? डॉटर सेल। ये क्या है? डॉटर सेल, ठीक है। ये दोनों ही डॉटर सेल है, एक डॉटर सेल और ये दो डॉटर सेल, तो दो डॉटर सेल्स हैं ये, ठीक है। पेरेंट और डॉटर के क्या है? क्रोमोसोम सेम है। पेरेंट के और डॉटर के क्या है? क्रोमोसोम क्या है? इक्वल है, ठीक है। पेरेंट और डॉटर के इक्वल क्रोमोसोम है, इसलिए इसे इक्वेशनल डिवीजन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इक्वेशनल डिवीजन भी कहा जाता है, क्योंकि सेम है ये। इक्वेशनल डिवीजन भी इसे कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर सेम होते हैं पेरेंट्स और डॉटर के क्रोमोसोम। क्या? क्रोमोसोम। पेरेंट्स और डॉटर के क्रोमोसोम सेम होते हैं, इसलिए इसका नाम इक्वेशनल डिवीजन, ठीक है। तो आपसे पूछा जाएगा, बताओ भाई किसको इक्वेशनल डिवीजन कहते हैं? तो आप किसको कहोगे? माइटोसिस को इक्वेशनल डिवीजन कहा जाता है, जबकि मियोसिस को क्या कहा जाता है? रिडक्शनल डिवीजन। आपसे पूछा जाए क्यों उसको इक्वेशनल डिवीजन कहा जाता है, तो आप बोलोगे भैया जितने पेरेंट्स के क्रोमोसोम है उतने ही बच्चों के भी क्रोमोसोम है, इसलिए इक्वेशन है, इक्वेशनल डिवीजन इक्वल है ना। जबकि यहाँ पर रिड्यूस हो चुके हैं क्रोमोसोम बच्चों में, इसलिए ये रिडक्शनल डिवीजन कहलाया जाता है। ये बात ध्यान में रखना। तो माइटोसिस को अपन क्या कहते हैं? साफ माइटोसिस किसमें होती है? सोमेटिक सेल्स के अंदर होती है, और इसे अपन क्या कहते हैं? इक्वेशनल डिवीजन कहते हैं। ये बात ध्यान में रखना। क्यों? क्योंकि पेरेंट्स और बच्चे सेम होते हैं। क्या होते हैं? पेरेंट्स और बच्चों के क्रोमोसोम्स क्या होते हैं? सेम होते हैं। देखो पेरेंट्स और प्रोजेनी लिखा है सर यहाँ पर, तो पेरेंट्स और, देखो प्रोजेनी कोई अपन डॉटर सेल्स भी कहते हैं। प्रोजेनी और डॉटर सेल्स एक ही बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। प्रोजेनी यानी बच्चे, डॉटर सेल यानी भी बच्चे होते हैं, यहाँ पर कोई सन सेल नहीं होता। अब मैंने आपको एक बात बताई थी, ठीक है, मैंने आपको एक बात बताई थी कि एम फेज जो होती है उसमें दो आती है, कैरोकाइनेसिस और एक साइटोकाइनेसिस। अब जब हम कैरोकाइनेसिस पढ़ेंगे तो कैरोकाइनेसिस फर्दर 4 प्रकार की होती है। कैरोकाइनेसिस कितने प्रकार की होती है? फर्दर 4 प्रकार की होती है, याद रखना। पी एम ए टी, पीमैट। क्या? पीमैट। ये 4 टाइप्स लिखती है। साइटोकाइनेसिस 2 में होती है, एक एनिमल सेल में होती है साइटोकाइनेसिस, और एक प्लांट सेल में होती है। क्या? साइटोकाइनेसिस। ये बात ध्यान रखना, एक एनिमल सेल में साइटोकाइनेसिस होती है और एक प्लांट सेल में क्या होती है? साइटोकाइनेसिस होती है। ये बात ध्यान में रखना, ठीक है। अब समझने की कोशिश करना। कैरोकाइनेसिस पीएमएटी है ना, पीएमएटी 4 प्रकार की होती है, और साइटोकाइनेसिस 2 प्रकार की होती है, एनिमल सेल और प्लांट सेल, ठीक है। तो सबसे पहले अपन क्या पढ़ रहे हैं? साइटोकाइनेसिस। तो थोड़ा साइटोकाइनेसिस पढ़ते हैं, और फिर उसके बाद कठिन टॉपिक कैरोकाइनेसिस पर आएंगे। अगर मैं साइटोकाइनेसिस के बारे में पढ़ूं तो आप ये देखेंगे, साइटोकाइनेसिस यानी सेल का, ठीक है। साइटो यानी क्या होता है? साइटोप्लाज्म। यहाँ पर साइटो मतलब क्या है? साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म, ठीक है। और काइनेसिस मतलब डिवीजन। काइनेसिस मतलब क्या होता है? डिवीजन होता है। ये बात ध्यान में रखना, ठीक है। तो इधर देखो, अब मैंने आपको बताया था साइटोकाइनेसिस 2 जगह देखी जाती है, किन किन में? प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। देखो वही, एनिमल सेल में अलग तरीके से साइटोकाइनेसिस होती है, और प्लांट सेल में अलग टाइप से साइटोकाइनेसिस होती है, ठीक है। प्लांट सेल और एनिमल सेल। प्लांट सेल में जो साइटोकाइनेसिस होगी, ठीक है, वो अलग क्यों होती है? क्यों इनमें अलग अलग क्यों किया गया? क्योंकि हम ये बात जानते हैं कि एनिमल सेल में जो है वो सिर्फ बनी होती है सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। किसकी बनी होती है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन का दूसरा नाम ही सेल मेम्ब्रेन है। क्या है? सेल मेम्ब्रेन। जबकि अगर मैं बात करूं आपके प्लांट सेल की, तो प्लांट सेल में क्या होता है?
प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, सेल मेम्ब्रेन भी होती है, लेकिन एक और चीज और होती है प्लांट सेल में, एक और होती है चीज जिसे अपन कहते हैं सेल वॉल। बेटा क्या कहते हैं? सेल वॉल। ये बात ध्यान में रखना, ये सेल वॉल अलग इसके अंदर प्रेजेंट होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये सेल वॉल है, क्या है ये? सेल वॉल। तो इस वजह से साइटोकाइनेसिस दो में देखनी अलग अलग होती है, अलग अलग तरीके से होती है। प्लांट सेल में अलग होती है, एनिमल सेल में अलग होती है, क्योंकि दोनों का स्ट्रक्चर डिफरेंट है। तो कि क्या है? प्लांट सेल और एनिमल सेल का स्ट्रक्चर डिफरेंट है, प्लांट एंड एनिमल सेल का स्ट्रक्चर डिफरेंट है। स्ट्रक्चर डिफरेंट है, क्यों स्ट्रक्चर डिफरेंट है? क्योंकि इसमें सेल वॉल होती है और इसमें सेल वॉल नहीं होती। इसमें नो सेल वॉल, जबकि इसमें सेल वॉल होती है। ठीक है, क्लियर है? समझ में आ रही है बात? अब देखो कैसे क्या होता है, समझने की कोशिश करना। सबसे पहले हम एनिमल सेल को देख रहे हैं। एनिमल में जो सेल डिवीजन होता है वो होता है क्लीवेज फरो की हेल्प से। किसकी हेल्प से होता है? क्लीवेज फरो की हेल्प से सेल डिवीजन कराया जाता है। क्लीवेज फरो, इसे क्या कहा जाता है? क्लीवेज फरो की हेल्प से सेल डिवीजन कराया जाता है। ठीक है, क्लीवेज फरो क्या होता है कि एक सेल है, क्या है ये? और ये जो है डिवाइड कर रहा है, क्या कर रहा है? डिवाइड कर रहा है। और जब ये डिवाइड करेगा, जब ये डिवाइड करेगा तो डिवाइड करने में, तो डिवाइड करने में, ठीक है, ये एक्चुअल में अंदर की तरफ दब रहा है। अंदर की तरफ क्या हो रहा है? ये दब रहा है। जैसे अपन जो है इस सेल को पिचकाते हैं ऐसे, ऐसे पिचका रहे हैं अपन, क्या कर रहे हैं? पिचका रहे हैं। ये अंदर की तरफ फरो बन रहा है, ऐसे कुछ इस तरीके से, समझ आया? कुछ इस तरीके से फरो अंदर की तरफ डेवलप हो रहा है, इस तरीके अंदर की तरफ फरो डेवलप हो रहा है। ठीक है, इसे ही कहते हैं क्लीवेज फरो। इसे क्या कहा जाता है? ये जो आपको दिख रहा है ना, इसे ही कहते हैं क्लीवेज फरो। ठीक है, अब यहाँ पर और ज्यादा दब जाएगा। ठीक है, यहाँ पर और ज्यादा दब जाएगा, पहले थोड़ा और, फिर और ज्यादा दब जाएगा। देख रहे हो आप? दबता जा रहा है अंदर की ओर। ठीक है, और ज्यादा अंदर दबता जा रहा है, और फिर एंड में क्या होगा? इतना ज्यादा दब जाएगा। मैं एक स्टेज और बताता हूँ इसकी। ये बिल्कुल ही ऐसे और ज्यादा दब जाएगा, इधर इतना ज्यादा दब जाएगा कि ये जो है डायरेक्टली डिवाइड ही कर जाएगा। क्या कर जाएगा? ये डिवाइड ही कर जाएगा। समझ पा रहे हो इस बात को? दो अलग अलग सेल में टूट जाएगा। तो यहाँ पर क्या हुआ? साइटोप्लाज्म अलग अलग हो गए। क्या हो गए? जो साइटोप्लाज्म थे इसका, जो इसमें पूरे में एक साइटोप्लाज्म था, लेकिन अब वो डिवाइड हो चुका है। आधा ऊपर हो चुका है, आधा नीचे आ चुका है। आधा ऊपर चला गया, आधा नीचे चला गया। ये बात ध्यान रखना। इसे जो है क्लीवेज फरो कहा जाता है। और ये क्लीवेज फरो किस में देखा जाता है? कौन सी चीज है ये? प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। किसमें देखा जाता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, या फिर सेल मेम्ब्रेन भी इसे कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, ठीक है। इसमें इससे साइटोप्लाज्म दो में डिवाइड हो जाता है। इसमें साइटोप्लाज्म कितने में डिवाइड हो जाता है? दो में डिवाइड हो जाता है। ठीक है, ये बात समझ में आई? चलो अब अपन पढ़ेंगे प्लांट सेल में। प्लांट सेल में क्या होता है? प्लांट सेल में क्लीवेज बन ही नहीं पा रहा। प्लांट सेल में क्लीवेज क्यों नहीं बन पा रहा? ये ऐसे क्यों नहीं क्लीवेज बन पा रहा इस तरीके से? क्योंकि सेल वॉल है। सेल वॉल हार्ड होती है। सेल वॉल क्या होती है? हार्ड होती है। सेल वॉल हार्ड होती है, वो फरो नहीं डेवलप करेगी। ठीक है, सेल वॉल जो होती है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, सेल वॉल जो होती है हार्ड होती है। क्या होती है? हार्ड होती है। ये बात ध्यान में रखना। ठीक है, सेल वॉल हार्ड होती है, उसमें फरो नहीं डेवलप होगा। क्या नहीं डेवलप होगा बेटा? फरो डेवलप नहीं होगा। क्लियर है? समझ में आया? उसमें फरो डेवलप नहीं होगा। ये बात क्लियर है? चलो अब सुनो ढंग से। तो इसमें फरो डेवलप नहीं होगा तो क्या होगा सर? इसमें से बीच में डिवीजन होगा। इसमें क्या होगा? बीच में से डिवीजन होगा कुछ इस तरीके प्रकार से। ठीक है, कैसे? यहाँ पर सबसे पहले हम आप सभी जानते हैं कि एक होता है गोल्गी बॉडी। क्या होता है? ये जो सेल होता है, सेल के अंदर बहुत सारे ऑर्गेनेल होते हैं। जैसे एक तो न्यूक्लियस मिलेगा, एक आपको माइटोकॉन्ड्रिया मिलेगा, और आपको क्या मिलेगा? गोल्गी बॉडी मिलेगा। आपको क्या मिलेगा? गोल्गी बॉडी आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, गोल्गी बॉडी आपको, एंडोप्लाज्म रेटिकुलम भी आपको अलग मिलेगा ना। एंडोप्लाज्म रेटिकुलम कुछ इस तरीके का मिलेगा। गोल्गी बॉडी आपको अलग, ये गोल्गी बॉडी मिल जाएगा, है ना। तो ये है गोल्गी बॉडी, जी भी लिख दिया मैंने। और ये है आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, या लिख दिया मैंने। ये माइटोकॉन्ड्रिया, ये माइटोकॉन्ड्रिया। तो अलग अलग चीजें आपको मिलेंगी। लेकिन अगर मैं बात करूं गोल्गी बॉडी और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वो क्या करते हैं? वेसिकल्स बनाएंगे। क्या बनाएंगे? वेसिकल्स बनाते हैं। कौन?
गोल्गी बॉडी। कौन बनाएगा? गोल्गी बॉडी। वेसिकल्स बनाएंगे और फिर और ज्यादा बनाएंगे और बनाएंगे और बनाएंगे और बनाएंगे, ठीक है। और बनाते बनाते क्या कर देंगे, ठीक है, ठीक है, ये बीच में कहां पर? सेंटर पर। कहां पर? सेंटर पर या इक्वेटर पर। कहां पर? इक्वेटर पर, ठीक है, इक्वेटर पर। ये इक्वेटर कहलाता है। इक्वेटर यानी बीच में, इक्वेटर यानी, इक्वेटर यानी बीच में, ठीक है। ये है ना, बहुत सारे वेसिकल्स बन जाएंगे और वेसिकल्स के साथ साथ, ठीक है, वेसिकल्स, ठीक है, माइक्रोट्यूब्यूल्स है ना, यहाँ पर जो है जनरेट हो जाएंगे। और फिर क्या होगा, एक टाइम ऐसा आएगा कि ये जो वेसिकल्स हैं, ये है ना, ये जो वेसिकल्स हैं, ये आगे जाके एक प्लेट बना देंगे एक तरीके से। और फिर उससे क्या हो जाएगा, दो अलग अलग सेल्स बन जाएंगे। एक सेल ये बन जाएगा और एक सेल ये बन जाएगा। आई बात समझ में? प्लेट जो होगा, प्लेट की वजह से, इस प्लेट को कहते हैं अपन सेल प्लेट। इस प्लेट को क्या कहते हैं अपन? ये जो प्लेट बन गई है ना वाली, ये जो प्लेट बन गई है, इसको अपन कहेंगे सेल प्लेट। ये है सेल प्लेट, ये बात ध्यान में रखना। और सेल प्लेट की वजह से ये सेल अलग हो जाएगा, जबकि दूसरा सेल क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। ये बात ध्यान में रखना। क्लियर है? ये बात समझ में आ गई? ये बात सबको क्लियर है? ठीक है, तो दो अलग अलग क्या हो जाएंगे? सेल हो जाएंगे। ठीक है, सुनने की कोशिश करना। ये जो सेल प्लेट है आगे जाके की, ये सीमेंट की तरह काम करेगी। ये सीमेंट, ये सेल अलग, ये सेल अलग, ये बीच की सीमेंट की तरह बन जाएगी। क्या बन जाएगी? ये सेल प्लेट ही आगे जाके क्या बन जाएगी? मिडिल लैमिना। क्या कहलाएगी ये? मिडिल लैमिना का मतलब होता है सीमेंट। ठीक है, अभी डिवाइड नहीं हुए ये क्या नहीं हुए? अलग अलग नहीं होंगे ये। ठीक है, तो प्लांट सेल से एक ही जगह पर रहेंगे। ये सेल प्लेट किसमें बन जाएगी? कन्वर्ट हो जाएगी मिडिल लैमिला में। किसमें कन्वर्ट हो जाएगी? ये मिडिल लैमिला में कन्वर्ट हो जाएगी। और मिडिल लैमिला यानी सीमेंट। क्या होता है? सीमेंट। तो ये एक तरीके से ऐसा है कि ये दो सेल बन गए हैं, लेकिन ये सीमेंट से जुड़े हुए हैं। दो सेल बने हैं लेकिन ये सीमेंट से जुड़े हुए हैं, ये अलग अलग नहीं पाए जाते। प्लांट सेल चिपके हुए रहते हैं, जबकि एनिमल सेल अलग अलग रहते हैं, उनके बीच में गैप रहता है। जबकि प्लांट सेल के बीच में गैप नहीं रहता। एक तरीके से दीवार बना दी है। क्या बना दी है? दीवार बना दी है, या सीमेंट भर दिया। क्या भर दिया बीच में? सीमेंट भर दिया। ये बात ध्यान में रखना। इस तरीके से दो, लेकिन सीमेंट भर गई तो ये पोर्शन अलग हो गया, ये पोर्शन अलग हो गया, तो दो अलग अलग सेल हो चुके हैं। क्या हो चुके हैं? दो अलग अलग प्लांट सेल हो चुके हैं। अब आप इनको एक नहीं कहोगे, दो अलग अलग कहोगे। जैसा कि बीच में अपन बाउंड्री लगा देते हैं डिवाइड करना हो तो, लेकिन होते तो वो दो अलग अलग हो जाते हैं ना, प्लॉट दो अलग अलग हो जाते हैं, बीच में बाउंड्री लग गई तो, है ना। तो यही हुआ है बिल्कुल एग्जैक्ट। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर सेल डिवीजन या साइटोकाइनेसिस हो चुका है। ठीक है, ये बात ध्यान में रखना। ठीक है, इसमें सेल साइटोकाइनेसिस के दौरान क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। जैसे ही आप देखोगे, ठीक है, आप देखोगे तीन इधर डिस्ट्रीब्यूट हो गए, तीन इधर डिस्ट्रीब्यूट हो गए, है ना, तीन इधर। तो इस तरीके से ऑर्गेनिल्स जो हो जाते हैं डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। लिक्विड डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, सब कुछ क्या हो जाता है? डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ये बात ध्यान में रखना। ठीक है, अगर मान के चलो यहाँ पर डिवीजन ना हो तो, अगर यहाँ पर एक बात इंपॉर्टेंट है, ये बात इंपॉर्टेंट है, ये बहुत आता है ये क्वेश्चन, है ना, बहुत जाता है। 12th में बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है ये, कि मान के चलो यहाँ पर जो है, यहाँ पर न्यूक्लियस डबल हो चुका है। न्यूक्लियस क्या हो चुका है? डबल। लेकिन सेल डिवीजन ना हो। क्या ना हो? तो मल्टी न्यूक्लिएट सेल बन जाएगा। कौन सा सेल बन जाएगा? मल्टी, एक से ज्यादा सेल बन जाएंगे, मल्टी न्यूक्लिएट सेल बन जाएगा। और इसी को अपन क्या कहते हैं? सिंसाइशियम भी कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं अपन? सिंसाइशियम कंडीशन भी कहा जाता है इसे। ठीक है, सिंसाइशियम कंडीशन भी इसे कहा जाता है। ये बात ध्यान में रखना। क्लियर है? समझ में आया? ठीक है, तो सिंसाइशियम कंडीशन क्या होती है? कुछ नहीं, जो मल्टी न्यूक्लिएट सेल होते हैं ना, वही जो है सिंसाइशियम सेल्स भी कहलाए जाते हैं। क्या कहलाए जाते हैं? जो एक ऐसे सेल जिनमें एक से ज्यादा न्यूक्लियस हो। क्या है ये? एक से ज्यादा न्यूक्लियस है, तो ये सिंसाइशियम या फिर मल्टी न्यूक्लिएट सेल कहलाए। ठीक है, आपसे पूछा जाए, ये हो गया आपका साइटोकाइनेसिस। क्या हो गया? साइटोकाइनेसिस खत्म हो चुका है। अब अपन कंट्रीब्यूट पढ़ेंगे कैरियोकाइनेसिस। क्या पढ़ेंगे? कैरियोकाइनेसिस, वो नेक्स्ट टर्म पर पढ़ेंगे। लेकिन ये माइटोसिस हुआ क्यों? ये क्वेश्चन है कि माइटोसिस हुआ तो उससे क्या फायदा हुआ। तो अगर आपसे पूछा जाए कि माइटोसिस से क्या फायदा होगा, तो पहले तो एक आपको ये है कि रिपेयरमेंट होगी। रिपेयरमेंट और रिप्लेसमेंट, जैसा कि अपन ने देखा था, रिपेयर हो गया सेल। आपने देखा था उंगली जो है रिपेयर हो गई थी कि नहीं हो गई थी उंगली? तो उंगली रिपेयर हो जाएगी। आप लिख सकते हैं फिंगर रिपेयर वहां पर साफ साफ।
ठीक है, इस माइटोसिस की हेल्प से फिंगर आप रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, अपन ने ये देखा फिंगर रिपेयर हो गई, फिंगर रिपेयर हो गई थी, ये बात ध्यान में रखना। ठीक है, फिंगर की जो सेल्स थे वो रिपेयर हो चुके थे। दूसरी बात ये है कि हम अगर बिल्कुल आइडेंटिकल सेल चाहें, क्या चाहें, मतलब कॉपी चाहें, तो माइटोसिस करवाएं। क्या करवाएं? अगर अपन क्या चाहते हो, कॉपी चाहते हो, तो क्या करवाएं, माइटोसिस करवाएं, बढ़िया रहेगा। क्योंकि मियोसिस में कॉपी नहीं हो पा रही है ना, तो बच्चे अलग होंगे, पेरेंट्स अलग दिखेंगे। लेकिन हमें क्या करना है, पेरेंट्स और बच्चे सेम दिखाने हैं, इसलिए हम क्या कर देंगे, कॉपी कर देंगे। ये बात ध्यान में रखना। ठीक है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, क्रोमोसोम सेम होते हैं, सोमेटिक सेल्स में होती है, माइटोसिस किस में होती है, सोमेटिक सेल्स में होती है। तो सोमेटिक सेल्स में माइटोसिस होने के कारण क्या होगा, सेम क्रोमोसोम रहेंगे। क्या रहेंगे वहां पर, सेम क्रोमोसोम्स रहते हैं, कोई डिफरेंट नहीं आता। ठीक है, जैसे 46 के 46 ही रहे थे, याद है आपको, 46 के क्या रहते, 46 क्रोमोसोम ही रहते, सेम क्रोमोसोम नंबर सेम रहता है इसमें। ठीक है, क्रोमोसोम नंबर भी सेम रहता है और बाहर से भी देखने में सेम रहते हैं। ऊपर वाली लाइन क्या कह रही है, बिल्कुल बाहर से भी सेम रहेंगे और अंदर से जो जो वो भी क्या रहेंगे, क्रोमोसोम नंबर में भी क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। ठीक है, आ रही बात समझ में। ये वाली लाइन क्या कह रही है, तीसरी लाइन, ठीक है, इट हैज द बॉडी ग्रोथ फॉर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करूं, जैसे आपको पता होगा, थर्ड पॉइंट आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं। जैसे कि स्पर्म है, क्या ये स्पर्म है, स्पर्म से क्या बना है। ठीक है, सुनो आपको एक बात बताऊं अच्छे से, बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो कि मैं आपको बताने जा रहा हूँ, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। अभी तक की स्टार मार्क लगा देना, आपको पूरा इससे ही समझ में आने वाला है। ठीक है, जैसे आपका क्या होती है, टेस्टिस होती है, क्या होती है, टेस्टिस से क्या बनते हैं, स्पर्म बनते हैं। क्या बनते हैं, टेस्टिस से स्पर्म बनते हैं। ये बनते हैं मियोसिस से, किससे बनते हैं ये, और ओवरी से क्या बनती है, ओवरी से क्या बनते हैं, ओवा। ये किससे बनती है, ये भी किससे होती है, मियोसिस से। ये बात ध्यान में रखना, टेस्टिस से बनते हैं स्पर्म मियोसिस के थ्रू, ओवरी से बनते हैं ओवा मियोसिस के थ्रू। किसके थ्रू, मियोसिस के थ्रू। तो मुझे एक बात बताओ, ये टेस्टिस है, टेस्टिस में अगर 46 क्रोमोसोम है और मियोसिस हुई तो इसमें कितने क्रोमोसोम हो जाएंगे, 20 हो जाएंगे, 23। क्योंकि क्या हुई है, मियोसिस, मियोसिस यानी क्या कर दो, आधा कर दो। क्या कर दो, आधा कर दो। 46 से कितने हो जाएंगे, ये टेस्टिस का सेल है तो कितने हो जाएंगे, 23। ये क्या है, टेस्टिस का सेल, ये है ओवरी का सेल। ये क्या है, ओवरी का सेल है। ओवरी में कितने क्रोमोसोम है बताओ, 46। अब मियोसिस हुई है तो कितने हो जाएंगे, आधे हो जाएंगे, आधे यानी 23। क्या हो गई, 23। दोनों जब फ्यूज करेंगे तो क्या बनेगा, जाइगोट। क्या बनेगा, टोटल कितने क्रोमोसोम हो जाएंगे, देखो 46। कितने हो जाएंगे, 46 क्रोमोसोम हो जाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये आपके बार बार यूज होगी है। ठीक है, 46 क्रोमोसोम होने के बाद, 46 क्रोमोसोम होने के बाद ये जो जाइगोट होगा एक सेल का होगा, अब डिवाइड करेगा, अब होगी यहाँ पर माइटोसिस। क्या होगी यहाँ पर, माइटोसिस। माइटोसिस यानी सेम, माइटोसिस यानी सेम। तो यहाँ पर अब सेम रहेंगी चीजें, क्या रहेंगी, सेम रहेंगी। एक सेल जो होगा, अब यहाँ पर सेल जो होंगे बहुत सारे हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, और बहुत सारे हो जाएंगे। और इसमें कितने वो होंगे, कितने क्रोमोसोम होंगे, माइटोसिस हुई है तो सेम 46 46 46 46 और 46। ये क्या बन जाएगा, एम्ब्रियो। क्या बन जाएगा, एम्ब्रियो। आई बात समझ में। और फिर एम्ब्रियो से क्या बनेगा, एम्ब्रियो से क्या बनेगा, फीटस। क्या बनेगा, फीटस। फीटस में भी माइटोसिस होगी। क्या होगी, माइटोसिस, यानी सब कुछ सेम। ठीक है, फीटस से क्या बन जाएगा, आपका चाइल्ड बन जाएगा। ये बात ध्यान में रखना, ये भी किससे बनेगा, माइटोसिस। और आगे भी क्या होगा इसमें, माइटोसिस ही माइटोसिस होगा ग्रोथ के लिए। क्या होगा, माइटोसिस होगा किसके लिए, ग्रोथ के लिए। ये बात ध्यान में रखना, जब ग्रो करेगा कैसा हो जाएगा ये, तो ये भी, इसमें भी क्या होगा, माइटोसिस होगा। ये बात समझ में आ गई, ये साइकिल समझ में आ चुकी है आपको। तो इस तरीके से साइकिल जाएगी ये। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखना, इस तरीके से साइकिल पहुंचती जाएगी, है ना, इस तरीके से जाएगी। तो सबसे मियोसिस सिर्फ एक बार होगा जिंदगी में, कब, जब स्पर्म और ओवा बनेंगे, स्पर्म और एग बनेंगे। क्या बनेंगे, ये क्या है, एग है। क्या ये, एग है। आई बात समझ में। तो जब स्पर्म और एग बनेंगे तब माइटोसिस हो, क्या होगी, मियोसिस होगी, आधे हो जाएंगे क्रोमोसोम, फिर दोनों क्या हो गए, 46 हो गई, 46 के बाद माइटोसिस होगी, सब 46 46।
यहाँ पर भी क्या रहेंगे 46 46, आगे यहाँ पर भी कितने रहेंगे 46, यहाँ पर भी 46, सब क्या होंगे 46 46 वाले ही रहेंगे। एक आई बात समझ में, क्लियर है? तो ये थर्ड पॉइंट साफ साफ बता रहा है, इट हैज द बॉडी ग्रोथ, किसके लिए? बॉडी ग्रोथ इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है। ठीक है, तो ये साफ साफ बता रहा है कि यहाँ पर जो है चाइल्ड से अडल्ट बनने के लिए जो ग्रोथ हो रहा है, क्या हो रहा है, जो ग्रोथ हो रहा है वो किस, उसमें क्या लग रहा है हमें, माइटोसिस की जरूरत पड़ रही है। यहाँ तक कि आप तो ये भी कह सकते हैं कि जाइगोट के बाद जो भी जर्नी होगी वो किससे होगी, माइटोसिस उसमें यूज होगा। सिर्फ मियोसिस कब होगा यूज, ठीक है। हर जगह एक कॉन्सेप्ट याद रखना, हर जगह क्या क्या यूज हो रहा है, हर जगह माइटोसिस यूज हो रहा है, लेकिन सिर्फ एक जगह कहां पर, स्पर्म बनाते समय, स्पर्म एक जगह, गैमीट्स बनाते समय, क्या बनाते समय, गैमीट्स कौन सी होती है, स्पर्म और एग, बनाते समय क्या करते समय, क्या होगा, मियोसिस होगा, क्या होगा, मियोसिस होगा। बाकी हर जगह क्या होगा, हर जगह क्या होगा, माइटोसिस होगा, ये बात ध्यान में रखना। क्लियर है? ठीक है, तो यहाँ पर आपको दिख भी रहा होगा कि ये हर जगह क्या हो रहा है, यहाँ पर हर जगह क्या हो रहा है, यहाँ पर माइटोसिस 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 होता है। सिर्फ दो ही जगह क्या हो रहा है, मियोसिस हो रहा है, ये बात ध्यान में रखना। सिर्फ एक ही जगह मियोसिस हो रहा है, वो भी कब, जब गैमीट्स बन रही स्पर्म और, सुनो ये नीट 2019 का क्वेश्चन है, करेक्ट सीक्वेंस बताओ। तो अपन पढ़ चुके हैं G1 F G2 और M, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसी अगर हम बात करें माइटोसिस कहाँ होती है, तो एक बात ध्यान रखना, माइटोसिस जो है रूट और शूट, कहाँ, ये शूट है आपकी, शूट की टिप पर, ठीक है, शूट टिप और रूट टिप, कहाँ पर, रूट की टिप पर क्या होगा, माइटोसिस होती है, डिवीजन होता है, क्या होता है, डिवीजन होता है। ठीक है, तो सबकी रूट की, तो रूट टिप लिखिए होगा, रूट टिप लिखिए होगा, टिप लिखिए होगा, टिप पर होता है ऑल ऑफ द वर्ड्स का आंसर क्या हो जाएगा, ये बात ध्यान में रखना। दूसरी अगर अपन बात करें तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर माइटोसिस हो रहा है, यहाँ पर क्या होता है, माइटोसिस होता है, ये बात ध्यान में रखना। ठीक है, अगर अब मैं बात करूं विच ऑफ द फॉलोइंग फेज अमाउंट ऑफ डीएनए बिकम्स 4C, एक बात आपको मैंने बताई थी, अगर आपको याद हो तो, याद होगा आपको, पिछले टर्न पर मैंने बताई थी कि डीएनए की मात्रा कब डबल हो जाती है, डीएनए की मात्रा कब डबल हो जाती है। तो एक स्टेज होती है बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि होती है एस फेज। यहाँ पर डीएनए क्या हो जाता है, रेप्लिकेट कर जाता है, डीएनए क्या हो जाता है, डबल हो जाता है, डीएनए क्या हो जा रहा है, डबल, कहां पर, एस फेज में। तो यहाँ पर भी तो देखो यही डबल ही तो हो रहा है, यहाँ पर भी अगर आप देखोगे तो डबल ही हो रहा है डीएनए। ठीक है, वो तो तरीका है बोलने का, 4C 2C, यहाँ पर 4C हो गया है 2C से, मतलब सीधी बात ये उल्टा लिखा है, 2C से क्या हो चुका है, 4C हो चुका है। ठीक है, तो डबल हो चुका है, क्या हो चुका है, डबल हो चुका है, और डबल कहाँ होता है, एस फेज के अंदर। तो इसका आंसर क्या जाएगा, एस फेज। या वो क्वेश्चन है नीट का फेवरेट क्वेश्चन है ये बात ध्यान में रखना, फेवरेट क्वेश्चन। ठीक है,